अच्छा, हमने मई जून 23 के दो वेरिएंट्स किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब उसका थर्ड वेरिएंट भी कर लेते हैं, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो सारे वेरिएंट्स हम देख लेते हैं कि किस तरह से न्यू क्वेश्चंस की क्वांटिटीज और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और वेटेज वाइज भी हमने देखा था कि काफी सारे क्वेश्चंस तो जर्नल फिजिक्स से ही आ जाते हैं। ठीक है, मतलब मोर देन वन फोर्थ पार्ट पेपर का जर्नल फिजिक्स से कवर हो जाता है। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स को कंबाइन कर दें तो ऑलमोस्ट लाइक थ्री फोर्थ पार्ट कवर हो जाता है एग्जाम पेपर का, एमसीक्यूज में भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और अगेन जर्नल से ही स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर वन, द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ये तीनों वेरिएंट्स में ये कॉन्सेप्ट रिपीटेड पूछा गया है। और बस इसमें इन्होंने इतना कहा है कि एट कांस्टेंट स्पीड वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड आपको पता है कि इस पूरे ग्राफ में सिर्फ सेंटर पार्ट में शो की है, तो सिर्फ हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे रेक्टेंगल बनना है। बी। हम्म तो 5 से 15 यानी 10, और हाइट 5। ठीक है, तो सिंपल सा 5 इंटू 10, 50। ने सिर्फ रेक्टेंगल की शेप से ही फाइंड आउट किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कांस्टेंट स्पीड। नंबर टू, which statement about a falling object accelerating close to the earth's surface is correct? तो पहली स्टेटमेंट है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, ये बात भी गलत है। ठीक है, उल्टा लिखा है इन्होंने, मतलब वेट तो आपके पास एक मास के अकॉर्डिंगली फिक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है बेसिकली। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट आर of equal magnitude but act in opposite directions। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि इक्वल मैग्नीट्यूड, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो उनका इक्वल मैग्नीट्यूड हमेशा नहीं होता, एक पॉइंट पर आकर इक्वल होता है, फिर वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ये वाली बात सही है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड वाली बात गलत है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, ये वाली बात सही है, बट द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, ये वाला पॉइंट सही लग रहा है अभी तक। लास्ट है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोर्स, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बट द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। और नंबर थ्री, एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग एट 60 मीटर पर सेकेंड in a northerly direction when a crosswind from the east starts to blow. The speed of the wind is 13 meter per second. What is the magnitude of the aircraft's velocity when the wind is blowing? ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी परपेंडिकुलर कंडीशन ही बनेगी। तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई एयरक्राफ्ट की, ये डायरेक्शन आ गई विंड की।
और अब अगेन आपने जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। 60 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर अंडर रूट। सो अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 61.39 का मतलब है ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और अब जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 90 डिग्री का ही पूछा जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस में आपने देखा है 90 डिग्री ही पूछते हैं, चाहे थ्योरी हो अब या एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। Four different methods are suggested to compare the two masses। दोनों masses को compare करना है और four different methods जो है वो suggest किए हैं। अब इसमें से बताना which methods gives a comparison of the two masses। तो बेसिकली कौन से मेथड्स जो है वो आपको दो मासेस के कंपैरिजन सही से बता रहे हैं, उन्हें इसमें से आइडेंटिफाई करना है। अब पहला कंपेयर दी एक्सेलरेशन विद विच दे फ्री फॉल फ्रीली। तो एक्सेलरेशन से तो हमें मास का आइडिया नहीं हो पाएगा। और कंपेयर द वैल्यूज ऑफ देयर लेंथ विड्थ एंड हाइट, ये तो वॉल्यूम बताएगा बेसिकली, तो ये भी सही नहीं है। हैंग ईच इन टर्न फ्रॉम द सेम स्प्रिंग। ठीक है, एक स्प्रिंग से हैंग किया, मतलब सेम स्प्रिंग था, वन बाय वन उन्हें हैंग किया और उनकी जो है वो एक्सटेंशन फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इससे हमें आइडिया हो सकता है क्योंकि हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसमें F इज इक्वल्स टू के एक्स फॉर्मूला यूज होता है। तो फोर्स की वैल्यू से फिर हम उसका वेट और मास फाइंड आउट कर सकते हैं या उन दोनों के मासेस को कंपेयर कर सकते हैं एटलीस्ट। और प्लेस वन इन द राइट हैंड पैन ऑफ अ बीम बैलेंस एंड द अदर इन द लेफ्ट हैंड पैन। तो दोनों जो है वो पैन्स में रख के बैलेंस करके देख सकते हैं, अगर दोनों इक्वल आ रहे होंगे तो दोनों का मास सेम है, अगर कोई एक डाउनवर्ड जा रहा है इसका मतलब उसका मास ग्रेटर है दूसरे वाले से। ठीक है, तो ये मेथड भी सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली, ये दो मेथड सही हैं, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो मेथड रॉन्ग है। Wait, so I have a question. हम्म। Isn't what do you call it, the first method also correct? कंपेयर द एक्सेलरेशंस विद विच दे फॉल फ्रीली। अच्छा, अब इसमें वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं ना, तो फ्रीली फॉल में क्या होगा कि ग्रेविटी तो दोनों पे सेम अप्लाई होगी। ठीक है, और अब ग्रेविटी दोनों पे सेम अप्लाई हो रही है तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम मिलेगी। अगर आप F इक्वल्स टू एम ए भी अप्लाई करते हो लेट सपोज, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको कौन सी मिलेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो मतलब मास की वहां पे कंपैरिजन हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने फ्री फॉल मोशन पढ़ा है No, हम्म। but like a heavier object falls faster, right? हम्म। अच्छा, ये चीज तो उसमें क्लियर So हो why गया। can't we use? हाँ, Yeah. अब आपने कहा कि फास्टर, अब वो तो आपको वैसे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर दोनों मास को आप वैसे भी नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन हैवी है कौन लाइट है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि उसके मासेस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री फॉल में क्या होता है कि हम फोर्सेस को कंपेयर कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कंपेयर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मासेस का आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा। अब जैसे नंबर 3 जो है ना स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, तो वो बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है, उसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किस पे डिपेंड करता है कि लोड आप कितना कनेक्ट कर रहे हो, उसमें लोड कितना अटैच कर रहे हो। तो उसमें बेसिकली पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता ही लोड्स की बेसिस पर है। तो उसमें मासेस कंपेयर किए जा सकते हैं इजीली, लेकिन फ्री फॉल में क्या होगा कि उस एक्सपेरिमेंट से आपको पता नहीं चलेगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे, उनके रिजल्ट से फिर आप उनके मासेस को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है,
मतलब 3 टाइम्स 2 टाइम्स कितना ग्रेटर है कितना कम है, ये आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर लेट सपोज आप दोनों बॉडीज यूज कर भी रहे हो, दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो दोनों ब्लॉक पे अब वो चीज तो हमें पता चली जाएगी कि कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है। लेकिन फ्री फॉल के एक्सपेरिमेंट से मतलब आपको मासेस का कंपैरिजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। Alright, sir. हाँ, क्योंकि उस पूरे टॉपिक में भी हमने देखा था कि कहीं भी हमने मास को लिंक ही नहीं किया। ठीक है। तो इस वजह से, और अगर वेट की भी हम बात करेंगे तो वेट आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बेसिस पर ही मिलेगा। तो बस ये उसमें डिफरेंस है। और वहां पे फिर कोई ऐसा apparatus भी नहीं है कि जो हेल्प कर सके आपको आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस प्रॉब अबव द अर्थ वेट 3.5 न्यूटन। The gravitational field strength at the height of the space probe is 7 Newton per kg। और द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, अर्थ पे ये है और हाइट पे 7 न्यूटन पर केजी है। व्हाट आर द मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पर जो है वो इसका मास और वेट कितना होगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि वेट इसका एक हाइट पर है जहाँ पे वैल्यू ऑफ जी इक्वल है 7 न्यूटन पर केजी के। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको चेक करें तो मास तो सेम रहता है। तो हम इसका मास अगर फाइंड आउट कर लें पहले, वेट 3.5 डिवाइडेड बाय 7। तो मास आ गया 0.5 kg। अब हम इससे जो है वो इसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका वेट कितना होगा। अब हम अर्थ की अगर बात करें, तो ऑलमोस्ट ये 5 के इक्वल ही बनेगा। ठीक है। यानी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 4.9 न्यूटन। तो 0.5 मास आ गया और 4.9 न्यूटन वेट आ गया। ऑप्शन बी। Question 6. A cyclist is traveling in a straight line along a horizontal road at constant speed. A constant driving force acts on the cyclist in the forward direction shown. Or which statement about the magnitude of the frictional forces acting on the cyclist is correct? तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताने जो साइक्लिस्ट पे एक्ट कर रही हैं और वो करेक्ट हैं। B. ठीक है। द मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन एफ बट ग्रेटर देन 0। ओके। और एक ऑप्शन आया है ए। अच्छा, अब इसमें पता है क्या, यहाँ पर एक इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स। तो इसका मतलब है कि हमारी ये अप्लाइड फोर्स चेंज नहीं हो रही। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज भी लिखी हुई है, कांस्टेंट स्पीड। तो इससे आपको एक चीज तो पता चल गई कि एक्सेलरेशन तो हो नहीं रही। एक्सेलरेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स भी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी 0 आएगा। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल ऑपोजिट होगी। फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड होगी और सेम उतनी ही होगी जितनी फॉरवर्ड फोर्स है। ठीक है। दो जगह पे उन्होंने क्लियरली कांस्टेंट का वर्ड यूज किया है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा एफ के, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है।
तो यहाँ पर दो जगह कांस्टेंट की वजह से सिंपल आप इसमें लिखोगे मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एफ, और ग्रेटर देन एफ मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो बाकी तीन ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है लेकिन इक्वल है। और नंबर 7, अ स्प्रिंग हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, एल नॉट लेट सपोज, यानी इसकी ओरिजिनल लेंथ। और जब फोर्स अप्लाई की है 60 न्यूटन की, इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 5 सेंटीमीटर। सो वो 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो गया। द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड, मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में ही रहते हुए काम हुआ है। ऑप्शन डी। ठीक है, हम चेक करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है बेसिकली। D. हाँ, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो के की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। एक्सटेंशन सबको पता है कि 3 से 5 तक गए, तो इसका मतलब एक्सटेंशन 2 टाइम्स हुई है यहाँ पर। ठीक है, और फोर्स 60 थी। 60 डिवाइडेड बाय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, पहले देख लेते हैं उन्होंने मेंशन क्या किया है। द डायग्राम शोज द मिनिमम फोर्स F1 एक्टिंग वर्टिकली ऑन अ लेवर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ हैवी लॉग ऑफ वेट W। ठीक है, तो बेसिकली ये F1 अप्लाई करके हम इस W को लिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो वेट है यहाँ पर। और नेक्स्ट ये है कि द लॉग नीड्स टू बी लिफ्टेड बाय स्मॉलर फोर्स देन F1। The diagram shows the changes tried. Each diagram has only one change from the original diagram. In each case, F2 is the minimum force required to lift the log. तो अब सारे ऑप्शंस में F1 की जगह पर F2 लिखा हुआ है। तो बेसिकली अब F2 जो होगी वो मिनिमम फोर्स होगी, कि जिसकी हेल्प से आप उसे लिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं, और तीन ऑप्शंस में से हमने ये चेक करना है कि कौन सा पॉसिबल होगा। पहले ऑप्शन पी को चेक करते हैं, और ऊपर वाली डायग्राम से भी आप कंपेयर कर सकते हो। सब में एक एक चेंज किया है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और अब F2 जो है वो मिनिमम फोर्स होगी। तो बेसिकली ऑप्शन पी में हमने यहाँ पर ये किया है कि जो इसका मोमेंट आर्म था ना, वो इंक्रीज कर दिया। ये जो F2 के लिए मोमेंट आर्म था, इसे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये चेंज किया इसमें। और अगर क्यू की अगर हम बात करें, तो क्यू में बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर कर दी, उन्होंने लिखा हुआ भी है अप्लाइंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द लेवर। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द लेवर टू द राइट ऑफ द पिवट। तो दोनों में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ग्रेटर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसके मोमेंट की बात करो, तो इसमें बेसिकली जो D2 है, D2 को हमने इंक्रीज किया है, तो मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम सेकंड फॉर्मूला की बात करें, या सेकंड सिचुएशन की, इसमें फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होने की वजह से एंगल डिफरेंट हो गया। परपेंडिकुलर पे अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे एंगल थोड़ा सा चेंज है, जिसकी वजह से फोर्स उतनी स्ट्रांग आपके पास जो है वो लॉग को लिफ्ट नहीं कर पाएगी। तो इन दोनों में बेसिकली पी और क्यू में पॉसिबिलिटी है कि लॉग जो है वो लिफ्ट हो सकता है। और आर में देखते हैं, आर में इन्होंने क्या किया है कि इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉग टू द पिवट। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर नहीं है।
तो एक तो यहाँ पर डी को भी डिक्रीज कर दिया, और फोर्स भी जो है वो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई नहीं हो पाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट इजीली यानी लॉग जो है वो लिफ्ट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें हमने देखा था पी और क्यू। पी और क्यू में पॉसिबिलिटी थी क्योंकि पी में आपने मोमेंट सॉरी हाँ मोमेंट आर्म को इंक्रीज किया यानी वैल्यू ऑफ डी को, और क्यू में आपने फोर्स को परपेंडिकुलर अप्लाई किया। ठीक है। परपेंडिकुलर में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, अगर आप उससे कम एंगल करोगे तो रिजल्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो ये भी लॉजिक होती है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं ना हम एफ इंटू डी लिखते हैं। वैसे इसकी डेप्थ या डिटेल फॉर्मूला अभी आपके पास इस लेवल आईजीसीएसई पे नहीं है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो परपेंडिकुलर का वर्ड बार बार इसमें इसलिए लिखा जाता है कि जब आप आगे जाके इसको डिटेल पढ़ोगे ना एक्सप्लेनेशन, तो इसमें साइन थीटा यूज करते हैं, और साइन 90 इक्वल होता है 1 के। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट है क्योंकि जब भी हम डेफिनेशन लिखते थे मोमेंट आर्म की, हम ये डेफिनेशन लिखते थे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन। और वरना आप दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे लिखते थे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन। तो इसलिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, इन विच सिचुएशन विल F2 विल बी स्मॉलर देन F1, क्योंकि इन दोनों में आपने क्वांटिटीज को इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है। इसमें मतलब परपेंडिकुलर अप्लाई किया, यहाँ पे आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो F2 यानी जो फोर्स है वो फोर्स अब आपको कम अप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू इस सिचुएशन के, जिसमें आपने लेंथ भी छोटी यूज की थी और F1 का एंगल भी परपेंडिकुलर नहीं था। ठीक है। तो F2 जो है वो बेसिकली इन दो सिचुएशंस में F1 से कम होगी, आपको कम एफर्ट अप्लाई करनी होगी। इन शॉर्ट वो ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A ball of mass 0.25 kg hits a wall at a speed of 16 meter per second. It then rebounds back along its original path at a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसमें बाउंस बैक हुआ है तो एक चीज तो आपके माइंड में आई होगी कि यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और पूछ भी वो इम्पल्स के बारे में नहीं, एक्सपीरियंस बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स इम्पैक्ट विद द बॉल। तो इम्पल्स बेसिकली इक्वल होता है एफ इंटू टी, वरना दूसरा फॉर्मूला इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। तो बेसिकली हम इसको चेंज इन D मोमेंटम, हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम से हमने इसे सॉल्व करना है क्योंकि वेलोसिटीज गिवन है और मास भी गिवन है, फोर्स और टाइम तो गिवन नहीं है। अब अगेन आपकी चॉइस है, आप किसे पॉजिटिव लेना चाहते हो किसे नेगेटिव। अब लेट्स सपोज आपने ऑप्शन डी बताया, हम चेक कर लेते हैं, बाकी जिस कैलकुलेशन भी होगी तो क्लियर हो जाएगा सबको। 16 को हम इनिशियल अगर लेट सपोज कंसिडर करें तो इसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। वैसे आपकी चॉइस होती है, इसमें हमने पढ़ा था कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप किसी एक को ही पॉजिटिव ले सकते हो। और जब वो रिबाउंड हुई तो इसकी फाइनल हो जाएगी, इसे हम नेगेटिव ले लेते हैं। मास तो सेम रहेगा, तो इम्पल्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डी इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन, ठीक है बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मास 0.25, फाइनल को हमने माइनस लिया है तो -12, इनिशियल को हमने पॉजिटिव रखा है 16, ये 28 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, माइनस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आता है। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे इम्पल्स की, 7 न्यूटन सेकेंड। माइनस साइन जो होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा। सिंपल। ठीक है, ये भी इजी था क्योंकि मोमेंटम इम्पल्स ऑलरेडी थ्योरी में भी हमने प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। A bicycle braking system transfers energy from a kinetic energy stored to an internal energy store. A motor converts energy from a chemical energy to kinetic energy store। यानी बैटरी से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, बैटरी यूज की है तो बैटरी में केमिकल एनर्जी होगी। सो व्हाट इनेबल्स दीज एनर्जी ट्रांसफर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपने बताना है कि ब्रेकिंग सिस्टम में क्या यूज हो रहा है बेसिकली, और मोटर में क्या यूज हो रहा है। अब मोटर की अगर हम बात करें, डी, और यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि मोटर कन्वर्ट्स फ्रॉम अ केमिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब है मोटर इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है क्योंकि मोटर में बैटरी है और बैटरी से इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, फिर जाके वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। और ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी यानी मैकेनिकल वर्क है। तो ऑप्शन डी, ब्रेकिंग सिस्टम में मैकेनिकल वर्क और मोटर में इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, क्वेश्चन में दोनों के लिए अलग अलग उन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया है, यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम के लिए और यहाँ पे मोटर के लिए, कि उनमें एनर्जी की कन्वर्जन कैसी हो रही है, और उसी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आपने उसके आंसर को मार्क करना है। Research is being carried out to produce electrical energy from the fusion of hydrogen nuclei, which shows two of the problems in designing a fusion reactor। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है और फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सी दो प्रॉब्लम्स जो है वो न्यू फ्यूजन रिएक्टर बनाते वक्त पॉसिबल हो सकती हैं। टेम्परेचर नीडेड वेरी हाई। ठीक है, एक ऑप्शन है वेरी लो, ए और बी में वेरी लो ऑप्शन दिया हुआ है। द न्यूक्लियर आर नेगेटिवली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर, सी और डी। ठीक है, अच्छा अब इसमें लिखा है वेरी लो टेम्परेचर नीडेड, द न्यूक्लियर आर नेगेटिवली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। और फिर दोबारा ऑप्शन बी, वेरी लो, द न्यूक्लियर आर पॉजिटिवली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। ठीक है, और ऑप्शन सी, वेरी हाई, द न्यूक्लियर आर नेगेटिवली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। ऑप्शन डी, वेरी हाई, द न्यूक्लियर आर पॉजिटिवली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो यूज किया जाता है, दो आइसोटोप्स यूज करते हैं हम, जिस तरह हाइड्रोजन के, और उससे हीलियम बनाते हैं। और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड जो होगा वो हाई रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज डिफिकल्ट, कि आपको हाई डेंसिटी का हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है वो ऑब्टेन करना क्यों डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एक तो ये कि टेम्परेचर नीडेड जो होगा वो वेरी हाई होगा, और दूसरा द न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। अब क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रिपेल करने की वजह से जो है वो सेकंड डिफिकल्टी आती है जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में लिखा है न्यूक्लियाई आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियर नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, यहाँ पर भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होता। और ऑप्शन बी में टेम्परेचर उन्होंने लो लिखा है, हालांकि आपको पता है इसके में आपको काफी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, न्यूक्लियर में आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन्स तो बस रिवॉल्व कर रहे होते हैं सराउंडिंग में, इसलिए न्यूक्लियाई पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है,
जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और सेंटर में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए पूरा न्यूक्लियाई जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। द इंजन ऑफ अ मोटर व्हीकल डेवलप्स अ लार्ज पावर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, इंजन जो है वो हाई पावर की वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी? तो पावर आपके पास यहाँ पर हाई है, और हाई पावर का मतलब ये है कि वर्क डन ओवर टाइम, सी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। द ड्राइविंग फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल मस्ट बी लार्ज, द इंजन मस्ट हैव अ वेरी लार्ज वॉल्यूम, द इंजन मस्ट ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी है, कि जो एनर्जी ट्रांसफर होगा पर यूनिट टाइम वो ग्रेटर होना चाहिए। ये पावर इक्वल होती है वर्क डन ओवर टाइम के। ठीक है, तो जितना ज्यादा ट्रांसफर होगा शॉर्ट टाइम में, उतनी हाई जो है वो किसी भी सिस्टम की पावर होगी। और ये जो वेरी फास्ट लिखा है, इसका मतलब उनका स्पीड से है, इसकी स्पीड हाई होगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूलाज तो आपको, अब जिस तरह से थ्योरी में आपने जितना पढ़ा था ना, तो थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज में भी अप्लाई होंगे, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन फॉर्मूला, बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और डायग्राम्स, तो बेसिकली थ्योरी के लिए जितना आपने पढ़ा था वो सब एमसीक्यूज में भी आएगा। लेकिन उसमें कि आप पेपर सॉल्व करते रहोगे, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। मतलब एक दिन आप कोई एक सेक्शन रिवाइज कर लो दोबारा से, जिस तरह से आपने थ्योरी के लिए प्रिपेयर किया था। और आपको पता है कि क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं एमसीक्यूज के स्टार्टिंग, तो वो जर्नल फिजिक्स से होता है, आप जर्नल फिजिक्स रिवाइज कर लो। आप दो तीन पेपर्स के स्टार्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर आप थर्मल में तो बहुत कम होते हैं, तो थर्मल और वेव्स करने के बाद फिर आप उसका बाकी पोर्शन कंप्लीट कर लो। तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिविजुअली अपने। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13। वैसे तो आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, सॉरी मैंने मैसेज देखा नहीं था, ऑप्शंस नीचे थे। सो द ग्राफ शोज हाउ द प्रेशर, ऑप्शन बी, ओके चेक करते हैं। हाउ द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड वेरीज विद डेप्थ अंडर द लिक्विड सरफेस। ठीक है, वैल्यूज गिवन है और क्लियरली उन्होंने लिखा है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड, और डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। प्रेशर वाई एक्सिस पे मार्क किया हुआ है, और डेप्थ जो है वो एक्स एक्सिस पे मार्क की है, और डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, बी। ठीक है, बी। बी। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि आप कहीं से भी मतलब पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको सेम फैक्टर मिलेगा। ठीक है, और सेम उसमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ से ले लो, जैसे 0.5 है, ये राउंड ऑफ वैल्यू मिल रही है, इजी होगा कैलकुलेट में। और यहाँ से 4000 मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो प्रेशर, डेप्थ और डेंसिटी अब आप फाइंड आउट करनी है, तो प्रेशर एंड लिक्विड का फॉर्मूला यूज करना है बस, और उससे आपको डेप्थ की, सॉरी डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। प्रेशर ओवर जी एच इज इक्वल्स टू डेंसिटी। ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब आपके पास तीसरे वेरिएंट में भी ये चीज आपने नोट की कि 13 क्वेश्चंस कंपलसरी जो है वो
आपकी जर्नल फिजिक्स से ही आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से 14 क्वेश्चन जो है वो थर्मल से स्टार्ट हो गया। तो 13 क्वेश्चंस आपके पास लाजमी जर्नल फिजिक्स से होंगे, फिर उसके बाद जो है वो थर्मल वाला पार्ट स्टार्ट होगा। 14 में उन्होंने पूछा है, अच्छा आपने आंसर दिया ऑप्शन ए, चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, ये तो बेसिक सवाल है, अभी हमने पिछले दो पेपर्स के वेरिएंट्स में भी हमने देखा था। तो -273 होता है। और सेकंड ऑप्शन चेक करना, पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल हैव जीरो ग्रेविटेशनल। तो ये वाला पॉइंट तो उसमें मेंशन नहीं होता। इसमें हम ये लिखते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते, ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी लेस हो जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसमें करेक्ट होगा। बाकी लोएस्ट जीरो नहीं होता, -273 होता है सेल्सियस में, केल्विन में जीरो होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 15 की अगर हम बात करें, विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आफ्टर कंडेंसेशन इज करेक्ट। दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर क्लोज टू A, एंड वाइब्रेट अबाउट फिक्स पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल सही। वाइब्रेट से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सॉलिड की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम यही बात हो रही है। और दे आर फार अपार्ट, इसमें फार अपार्ट का मतलब है इसमें तो गैस फॉर्म में ले गए वो से, यहाँ पर भी सेम बात की है इन्होंने। तो इसलिए ऑप्शन ए आपके पास बेस्ट है। दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, जिस तरह से लिक्विड में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो है वो स्लाइड कर सकते हैं दूसरे पार्टिकल्स पे। क्वेश्चन नंबर 16, टू otherwise identical cars, one black and one white, are are at the same initial temperature. The cars are left in bright sunshine and their temperature increases. During the night, their temperature decreases. Which car shows the greater rate of temperature increase and which car shows the greater rate of decrease in temperature? ठीक है, तो किसमें टेम्परेचर A, इंक्रीज हो रहा है, किसमें हाईएस्ट डिक्रीज हो रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ठीक है। तो ग्रेटर रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ब्लैक में जो है वो ग्रेट एब्जॉर्प्शन पावर होती है और ग्रेट एमिशन पावर भी होती है। ठीक है, तो ब्लैक में तो हाई टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा। और वाइट कलर क्योंकि गुड रिफ्लेक्टर है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर। तो गुड एब्जॉर्बर और एमिटर का मतलब है कि डे टाइम में वो गुड उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और नाइट टाइम में जो है वो उसे एमिट भी फास्ट करवा देगा। ठीक है, लेकिन जो इसमें वाइट कलर की बात हो रही है, तो वाइट कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा, ना उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी होगी ना उसकी एमिशन, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ब्लैक ब्लैक। क्योंकि जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो वो उसे कूल डाउन कैसे करेगा? ठीक है, तो इस वजह से वाइट किसी भी ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 16, 15, 14 तीन क्वेश्चन ही आ रहे हैं थर्मल से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वेव शुरू हो गया अब 17 से। सो थर्मल के भी तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास न्यू पैटर्न में। और यहाँ पर
ये वेव शुरू हो गया। और a drop of water from a top falls onto the surface of some water of constant depth। ठीक है, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं हम। वाटर वेव्स स्प्रेड आउट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो इसमें स्प्रेड आउट दिखाया है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखाया है। ठीक है, हर तरफ से बिल्कुल इक्वल है, कोई भी चेंज नहीं है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, C. सी, ए, सी। ठीक है, एक ऑप्शन ए आया है और दो ने कहा ऑप्शन सी। तो ए और सी देख लेते हैं। द वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा वाटर वेव्स की यहाँ पर बात हो रही है और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सम वाटर। तो जिस तरह से स्टोन को ड्रॉप किया जाता है वाटर सरफेस पे तो उसमें वेव्स ट्रांसफर्स बनती हैं। ठीक है, तो इसमें वेव्स ट्रांसफर्स बनेगी, तो लॉन्गिट्यूडनल तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल तो क्रॉस हो जाएगा। अब ट्रांसफर्स का ऑप्शन है, द वेव्स आर ट्रांसफर्स एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हम इस वजह से लेंगे, सेम स्पीड का, क्योंकि हर तरफ से वो यूनिफॉर्म है बिल्कुल। ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न बन रहा है और स्पीड जब आपके पास सेम होगी तो तभी पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म बनेगा। तो ऑप्शन सी, डी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मोर क्विकली इन वन डायरेक्शन। अगर किसी एक डायरेक्शन में होता तो वो डॉपलर्स इफेक्ट वाली डायग्राम बनती कि किसी एक साइड से आपको जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इफेक्ट क्लियरली मिल जाता। एटीन क्वेश्चन। ईच पॉइंट एफ is one focal length from the center of the lens. Each point 2f is two focal lengths from the center of the lens। ठीक है, f और 2f को मेंशन कर दिया। ऑप्शन डी कहा आपने, ठीक है चेक कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कौन सा इसमें से लेंस यूज हो रहा है वो आपने बताना है। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो उसमें तो इमेज बहुत छोटी बनी है। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा और वो काम होता है बेसिकली कैमरा में। ऑप्शन बी की तरफ अगर हम आए तो उसमें इमेज मैग्नीफाई बनी है। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो प्रोजेक्टर्स में यूज होता है। क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास की अपने माइंड में आपने पिक्चर रखनी है कि जब आप बुक रीड करते हुए अगर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो तो लेटर्स आपको अपराइट ही नजर आते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन सी है इसमें लाइट रेज जो है वो इमेज एट इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता है, तब होता है जब ऑब्जेक्ट बहुत ही डिस्टेंस पर हो यानी टेलीस्कोप। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और फाइनली आपके पास ये ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि इसमें इमेज मैग्नीफाई है और अपराइट भी है। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 19, a monochromatic ray of green light in air enters a block of glass। ग्रीन लाइट मोनोक्रोमैटिक यूज कर रहे हैं। मोनोक्रोमैटिक का मतलब आपको पता है सिंगल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी, ठीक है चेक कर लेते हैं हम। विच प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट ऑलवेज रिमेन्स द सेम? ठीक है, तो सेम फैक्टर की बात कर रहे हैं।
तो बेसिकली ये हमें पता है कि जब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे होते हैं तो हम इसमें स्पीड और वेवलेंथ को लिंक करते हैं, जो कि हमने बेसिक वेव की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोक्रोमैटिक, तो मोनोक्रोमैटिक से आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी सिंगल सेम होगी यहाँ पर। ठीक है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। A narrow beam of white light passes through a prism and is dispersed into a spectrum. व्हाइट लाइट यहाँ पर शो की है और वो स्प्लिट अप होके तीन डिफरेंट कलर्स के नंबर शो कर दिए उन्होंने, कलर 1 2 3। अब आपको ये तो पता है कि टॉप पे रेड आएगा। ठीक है, विबग्योर का सीक्वेंस याद होना चाहिए। ऑप्शन सी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। और विबग्योर के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमें चेक करना है। रेड सबसे टॉप पर होगा तो बी और सी हो सकता है, ए और डी नहीं होगा। और रेड के बाद ब्लू और येलो का ऑप्शन है, तो येलो पहले आएगा, इसका मतलब है ऑप्शन सी। ठीक है, रेड येलो ब्लू। रेड येलो ब्लू। 1 2 3। 21। A student writes four statements about matching a communication system to the region of the electromagnetic spectrum that it uses to transmit signals. Which statement is correct? अब इसमें से आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। हाँ, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है लास्ट में, आप वहां पे कर सकते हो। वैसे भी ये इसके लिए आपके पास वो बबल शीट होती है, उसमें आपने आंसर को जो है वो हाईलाइट करना होता है। ठीक है, OMR शीट होती है, तो आप कर सकते हो, वर्किंग कोई मसला नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर आपका वो OMR शीट पे ही हाईलाइट होगा और बबल शीट की तरह से, इस वजह से आप इस पे कर सकते हो, वर्किंग कोई इशू नहीं है। वो OMR शीट के ही आंसर्स को फाइनल कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपके पास फोर स्टेटमेंट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड। अब आपने रीजन और उसकी वर्किंग को सेलेक्ट करके देखना है कि कौन इसमें सही से लिंक कर रहा है आंसर्स को। अब ऑप्शन ए, वायरलेस इंटरनेट यूजेस विजिबल वेवलेंथ। ठीक है। अब विजिबल वेवलेंथ तो नहीं यूज होती इसमें वायरलेस इंटरनेट में, क्योंकि विजिबल लाइट को हम इंटरनेट कनेक्शंस में यूज नहीं कर रहे होते। और मोबाइल फोन यूजेस एक्सरे, ये भी गलत है, क्योंकि मोबाइल फोन में जो कम्युनिकेशन यूज की जाती है उसमें माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स यूज की जा रही होती है। फिर ऑप्शन सी है, केबल टेलीविजन यूजेस इंफ्रारेड वेवलेंथ। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि इसमें रेडियो रिमोट कंट्रोल्स में ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ब्लूटूथ यूजेस अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ। ये भी सही नहीं है, क्योंकि ब्लूटूथ भी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो इन सब में माइक्रो या रेडियो वेव्स यूज होनी चाहिए, जबकि इन्होंने विजिबल एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट यूज की हुई है। तो इस हिसाब से सिर्फ ऑप्शन सी सही बन रहा है, क्योंकि केबल टेलीविजन यूजेस इंफ्रारेड वेवलेंथ, ये ऑप्शन सही है। बाकी सारी वेवलेंथ्स जो यूज की है इन्होंने, उन सबकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होती है सबकी। नंबर 22 साउंड से रिलेटेड। A ship sounds its horns when it is 790 meter from a cliff. A passenger on the ship hears the echo 4.8 seconds later. What is the speed of the sound? बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी आपके पास डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है, कल भी क्वेश्चन किया था हमने एको से रिलेटेड। 330। ठीक है। V इज इक्वल्स टू 2D/T।
4.8। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 790 से, और डिवाइडेड बाय 4.8, 329.1 बन रहा है, राउंड ऑफ 330, ऑप्शन बी। और अब यहाँ से जो है वो 23 से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पार्ट स्टार्ट है। हाँ, वैसे ये भी आप कह सकते हो कि जर्नली स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है वो 330 होती है। नॉलेज बेस भी आप इसे टिक कर सकते हो, लेकिन फिर भी 330 और 340 क्लोज वैल्यूज हैं। तो सेफ्टी के लिए चेक कर लेना, हो सकता है कि आंसर उन्होंने 340 रखा हो। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला यूज करना, डायरेक्ट नॉलेज बेस आंसर नहीं करना, इसको गलत हो जाएगा अगर उन्होंने 340 को आंसर रखा हुआ तो। और इसके बाद 23 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सेक्शन स्टार्ट है। विच रॉ गिव्स द मेटल यूज टू मेक द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वन प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमें पता है सॉफ्ट आयरन से बनता है। वन प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ पर जब सॉफ्ट आयरन हम यूज करेंगे तो सॉफ्ट आयरन जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ठीक है, तो आयरन परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, बिल्कुल सही। स्टील परमानेंट होता है, स्टील टेम्परेरी नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप किस मटेरियल से बनाते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली हम सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन बी यूज करेंगे। क्योंकि मेटल जो है उसमें स्टील यूज नहीं होता, स्टील से परमानेंट बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि वो टेम्परेरी काम करता है, तो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना उसे इजी होता है। और 24 है, प्लास्टिक रॉड एंड ड्राई क्लॉथ आर अनचार्ज। ठीक है, दोनों आपके पास जो यहाँ पर मटेरियल है अभी फिलहाल अनचार्ज हैं। ठीक है, ऑप्शन सी चेक करते हैं। द रॉड इज नाउ रब विद द क्लॉथ एंड दे बोथ बिकम्स चार्ज। द रेड rod becomes negatively charged and some charged particles move from cloth to the rod। ठीक है, तो बेसिकली इसमें रॉड पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आया है। C. ठीक है, रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्लॉथ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द क्लॉथ एंड विच पार्टिकल मूव इन द चार्जिंग प्रोसेस। पार्टिकल्स जो मूव करेंगे वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, न्यूट्रॉन्स मूव नहीं करते। और क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसलिए ऑप्शन सी। ठीक है, इजी है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप देखो, तीनों वेरिएंट्स में उन्होंने रिपीट ही किया है, तो ऑलमोस्ट आपको सेम नॉलेज मिल जाती है एक जैसे वेरिएंट्स, एक ही ईयर के वेरिएंट में। लेकिन ये कि उन क्वेश्चंस में वैरायटी मिल जाती है बस, कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। Question number 25, a student does an experiment to investigate the resistance of a metal wire. The graph shows the result from the experiment. What is plotted on the x-axis? x-axis पर जो है वो कौन सी क्वांटिटी प्लॉट की है? मेटल वायर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये मेन पर्पस है एक्सपेरिमेंट का। तो x पर जो है वो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए डायमीटर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हम, तो फॉर्मूला यूज करते हैं रॉ एल ओवर ए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। तो लेंथ के साथ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया से फिर हम डायमीटर फाइंड आउट करके हम उसको रेडियस में कन्वर्ट करके क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ डायरेक्टली होती है तो उसमें तो डायरेक्टली लाइन मूव करती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डिके आपको दिखा रहा है एक्सपोनेंशियल तौर पे। इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है।
Question number 26. The cost of electrical energy is $0.25 for each unit of 1 kWh. A 2200 watt heater is switched on for 48 minutes. What is the cost of this use? तो आपको कॉस्ट मेंशन कर दी $0.25 है फॉर ईच यूनिट ऑफ 1 kWh, और जो पावर यूज कर रहे हैं बेसिकली 2200 की है, टाइम जो है वो 48 मिनट्स का है। अब इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ये जो पावर गिवन है इससे सबसे पहले किलोवाट में लेकर जाते हैं। $2.2 ठीक है। और सेकंड जो है वो जो टाइम गिवन है उसे हमने आवर्स में लेकर आना है। वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। सो 48 डिवाइडेड बाय 60, 0.8। तो टाइम 0.8 आवर जिसमें यूज किया जा रहा है, और पावर 2.2 किलोवाट। तो अब इन क्वांटिटीज को कंबाइन करना है हमने। 2.2 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय, तो ये किलोवाट आवर बन जाएगा कंप्लीट, मल्टीप्लाई बाय 2.2, 1.76, 1.76 kWh। तो ये एनर्जी बेसिकली यूटिलाइज हो रही है यहाँ पर। और जब इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बस इसको मल्टीप्लाई करना है वैल्यू से। $0.25, और इसका आंसर आएगा 0.44 कॉस्ट। ऑप्शन ए। ठीक है। और 27, द टेबल डिस्क्राइब्स द डिफरेंट रेजिस्टेंस wires, four different resistance wires. They are all made from the same metal. Which wire has the smallest resistance? स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी ये आपने आइडेंटिफाई करना है। फैक्टर्स आपको पता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ और एरिया को मैच करके देखना है कि कहाँ पर जो है वो आपको रेजिस्टेंस मिनिमम मिलेगी। मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ढूंढना पड़ेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। और लेंथ में आपको स्मॉल लेंथ ढूंढनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ आपने स्मॉल सेलेक्ट करनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको लार्ज सेलेक्ट करना है। तो लेंथ स्मॉल 2 है, और लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बनेगा वो 1.5 से बनेगा डायमीटर से। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी, क्योंकि लेंथ हमने स्मॉलेस्ट ली और डायमीटर जो है वो हमने लार्जेस्ट लिया है। ठीक है। इसकी वजह से फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली यही आपको आइडिया मिला था कि लेंथ हमने शॉर्ट लेनी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जेस्ट लेना है।
The circuit shown contains 3 switches and 4 lamps, P, Q, and RS. Which switch must be closed to light only lamp P and R? अगर आपने सिर्फ P और R लैम्प को ओपन अप करना है तो कौन कौन से स्विचेस आपके पास क्लोज होने चाहिए? तो सबसे पहले तो स्विच 1 को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि करंट यहीं से फ्लो कर रहा है। और स्विच 1 को क्लोज करेंगे तो लैम्प P लाइट अप हो जाएगा। और उसके अलावा R को लाइट अप करना है। स्विच 1 को क्लोज किया, P में करंट पास हो गया और R तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, बस उसको सर्किट स्टार्ट से कनेक्ट करके चाहिए। तो सिर्फ हमें स्विच 1 ओपन करना पड़ेगा। स्विच 1 ओपन करेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, यहाँ से फ्लो नहीं होगा। और आर के साथ कोई स्विच कनेक्ट ही नहीं है तो उसमें तो डायरेक्ट करंट फ्लो हो जाएगा। तो सिर्फ हमें स्विच 1 को ही क्लोज करना पड़ेगा। तो पी और आर ये दोनों आपके पास वर्किंग में आ जाएंगे। The diagram shows the magnetic field around a solenoid carrying an electric current. तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक सोलोनॉइड है, what happens to the strength of the magnetic field and distance between the field lines when current is increased? तो अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो दो बातें उन्होंने पूछी इसमें क्या चेंज आएगा? एक तो स्ट्रेंथ में मैग्नेटिक फील्ड की और डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस में। तो आपने कहा ऑप्शन सी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी होगी, डिक्रीज तो नहीं होगी। और डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम ये चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी और डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होता है इसका मतलब है उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता है उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑप्शन सी। सॉरी, इसमें ऑप्शन डी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगी तो फील्ड लाइंस का डिस्टेंस जो है वो और ज्यादा फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट होंगी और उनका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सी में ये था कि डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस डिक्रीज। तो डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइन डिक्रीज का मतलब है क्लोज आना। ठीक है, वो क्लोज फील्ड तब आएंगी जब आपके पास करंट डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपके पास बहुत शॉर्ट बनेगी, बहुत कम बनेगी। ठीक है, तो उनका ये जो डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप करंट कम प्रोवाइड करोगे तो अभी जिस तरह हमने ये रेड लाइन एडिशनल बनाई है तो ये एडिशनल लाइन आपको ये शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी, इनका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और क्योंकि जब ज्यादा करंट होगा तो उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा जो है वो उनमें डिस्टेंस इंक्रीज होकर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ऑप्शन डी होगा। सी में जो है ना वो ये वाला पॉइंट बस गलत लिखा है, बाकी सही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आप इस डिस्टेंस को देखो और इसके बाद नीचे वाला डिस्टेंस देखो, फिर थर्ड डिस्टेंस। तो जितना करंट बढ़ता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उतना ज्यादा क्रिएट होंगी और उनमें डिस्टेंस भी उतना ज्यादा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों में इंक्रीज आएगा। ऑप्शन डी।
अच्छा, इसमें अगेन लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होगा हमें या राइट हैंड रूल, वो चेक करते हैं। द डायग्राम शोज अ वायर हैंगिंग फ्रीली between the poles of magnet. There is a current given is का लेफ्ट हैंड रूल ये होगा, in the direction, in the wire in the direction shown, the magnet and current causes a force to act on the wire. In which direction does the force act? तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है कि वो नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रही हैं टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। और इसके अकॉर्डिंगली अब आपने ये देखना है कि थंब की डायरेक्शन आपको क्या मिल रही है। यूज आपने लेफ्ट हैंड रूल करना है, और करंट जो है वो बेसिकली सेकंड फिंगर पे आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो फर्स्ट फिंगर पर आ जाएगी। अब रह गया थंब, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आप इस पे जो सेटअप करोगे, तो सबसे पहले आप फर्स्ट फिंगर को अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखोगे, और करंट के लिए जो है वो सेकंड फिंगर को आउट ऑफ द स्क्रीन रखोगे, और फिर जो थंब होगा, थंब डाउनवर्ड होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपसे लेफ्ट हैंड की ओरिएंटेशन आपको डिफिकल्ट लग रही है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कंसिडर कर लो, ठीक है। आपने ऐसे कंसिडर किया तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट फिंगर को राइट साइड पे सेट करना इजी लगता है हमें, ठीक है। आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। करंट के लिए आपकी फिंगर जो है वो डाउनवर्ड होगी। अब आपका जो थंब इंडिकेट कर रहा होगा ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा होगा, ठीक है। आपने ऐसे आइडेंटिफाई किया। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बेसिकली लेफ्ट पर जा रही हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो रिवर्स करने का मतलब है फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्स होने का मतलब ये है कि पहले अगर वो आउट ऑफ द पेज थी, अब वो इनटू द पेज हो गई, ठीक है। तो अगर आपको डिफिकल्टी होती है ओरिएंटेशन में, तो आप एक सेकंड के लिए जो है वो नॉर्थ साउथ को अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। फिर उसको क्वेश्चन के हिसाब से देख लो कि आपके क्वेश्चन में क्या था और आपने उसमें क्या सेट किया है, ठीक है। तो उससे आपको हेल्प हो जाती है। तो इन टू द पेज यानी थंब की डायरेक्शन जो है वो अगर आप हॉरिजॉन्टल टेबल के रेफरेंस से देखोगे तो वो इन टू द पेज जा रही होगी, ठीक है। 31, which component from part of DC motor forms part of a DC motor but not a simple moving AC generator? अब इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि डीसी मोटर बनाता है बट नॉट अ सिंपल मूविंग कॉइल एसी जनरेटर? ठीक है, कॉइल, ब्रशेस, मैग्नेट, ये तीनों में होते हैं, ठीक है, ये तीनों में कॉमन है। लेकिन ये जो स्प्लिट रिंग है ना, बेसिकली कम्यूटेटर, तो ये कम्यूटेटर डीसी में यूज करते हैं हम, ठीक है। और फिर एसी के लिए हमें स्लिप रिंग्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बस ये कंपोनेंट अलग है जो डीसी में लगता है लेकिन एसी में यूज नहीं करते हम। और 32 में द ट्रांसफॉर्मर हैज 5500 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल एंड 500 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर हैज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी पे, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी के। द आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज 110 वोल्ट एसी, ये आउटपुट वोल्टेज है, सॉरी ये सेकेंडरी का है। And it is connected to a heater, the transformer is 100% efficient. Transfer
100% एफिशिएंट है, और एफिशिएंट होने की वजह से अब हम पावर जो है वो सेम यूज कर सकते हैं दोनों की। द हीटर प्रोड्यूसेस अ पावर ऑफ 132 वॉट। अब ये जो 132 वॉट है, यानी दोनों पावर्स इनपुट और आउटपुट सेम होगी। सो व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल? करंट फाइंड आउट करना है प्राइमरी कॉइल का। करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो सबसे पहले तो हमें वोल्टेज चाहिए होगा प्राइमरी कॉइल का, क्योंकि वो गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइमरी कॉइल का। तो पहले ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इससे हम वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल थे 5500, मल्टीप्लाई बाय वी एस, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल 110, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 500, और 5500 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 500, 1210। अब उसके बाद जो सेकंड कंडीशन उन्होंने दी है कि 100% एफिशिएंट है, तो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू होगी पावर ऑफ सेकेंडरी के। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? करंट इन प्राइमरी, आईपी फाइंड आउट करना है। तो आईपी के लिए जब सेटअप करेंगे, वी एस आई एस डिवाइडेड बाय वीपी, और इसके लिए जो वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट होंगी, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल 110, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, अच्छा इसमें हम एक चीज और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा करंट जो है वो कोई भी गिवन नहीं है, तो हम इसको दूसरी फॉर्म में यूज करते हैं। कि उन्होंने पूछा व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो उन्होंने प्राइमरी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो प्राइमरी को हम अननोन लिख लेते हैं, सेकेंडरी का हम आउटपुट 132 के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि पावर तो दोनों में सेम होगी। तो पावर ऑफ प्राइमरी हो पावर ऑफ सेकेंडरी हो, दोनों इक्वल है 132 के। लेकिन स्पेसिफिक उन्होंने हमसे पूछा है कि करंट बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्राइमरी की क्वांटिटीज को यूज कर लेंगे। वीपी आईपी इज इक्वल्स टू 132, क्योंकि हमारे पास करंट जो है वो सेकेंडरी का भी गिवन नहीं है, तो दो अननोन क्वांटिटीज के साथ हम फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इस सिचुएशन से जो है वो फॉर्मूला को इस तरह से यूज कर लेते हैं। और करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी। प्राइमरी का वोल्टेज अभी हमने फाइंड किया 1210, तो 132 डिवाइडेड बाय 1210, 0.109। ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए बनेगा। अच्छा, अब लास्ट न्यूक्लियर और स्पेस वाला पार्ट है। 33, द scattering of alpha particles from a thin gold foil produces the following observation. Most of the alpha particles pass through the foil. Most of alpha particles are virtually undeflected. A small fraction of alpha particles are deflected through large angle. A very small fraction of alpha particles bounce back from the foil. अच्छा, अब इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो
इनकी ऑब्जर्वेशन में से जो उन्होंने मेंशन किया उसको फॉलो नहीं कर रहा। अब इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द गोल्ड एटम इज इन इट्स न्यूक्लियस, ये बात तो सही है, ठीक है। और दूसरा है मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये बात भी सही है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने लिख कर दी है, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन। वैसे तो आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन जो उन्होंने आपको मेंशन करके दिए ना, ये 4 पॉइंट्स, 4 ऑब्जर्वेशंस, इनके अकॉर्डिंगली आपको ये पता नहीं चल रहा कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। बस आपको ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो उस पे चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है तो अल्फा तो पॉजिटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन का आपको पता नहीं चल रहा वहां से। तो न्यूक्लियस पे चार्ज है ये तो पता चल रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है ना, इसके बारे में आप जो है वो ये स्टेटमेंट इन 4 ऑब्जर्वेशन में से किसी के साथ फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन का आपको आइडिया नहीं हो रहा, प्रोटॉन ठीक है चलो हमें अल्फा से पता चल गया, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो न्यूक्लियस में है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी इंफॉर्मेशन से आंसर नहीं लिखना, जो ऑब्जर्वेशंस दिए 4 इनको फॉलो करते हुए लिखना है। तो ऑप्शन सी। 34 a nuclide of chlorine has the symbol shown, which of what is the nucleon number, न्यूक्लियन नंबर बताने हैं आपने। 35, क्योंकि 35 न्यूक्लियन है और 17 सिर्फ प्रोटॉन है। और न्यूक्लियन का मतलब आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात होती है। ऑप्शन सी। Which change is occurring in a nucleus during beta emission, ये हमने कल भी देखा था। बीटा में आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन जो होता है वो स्प्लिट अप होकर एक प्रोटॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी। Question number 36, the graph shows how the count rate registered by a counter near to a sample of radioactive isotope changes over a period of few days. The background count rate is 5 counts per minute. What is the half life ऑफ द आइसोटोप? अब आपने हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। अब स्टार्टिंग जो है वो इसका 45 से हो रहा है, ठीक है, 45 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑप्शन ए, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें से अगेन आप बैकग्राउंड रेडिएशंस को माइनस कर दो। तो 45 -5 करेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड रेडिएशंस नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा 40 काउंट्स पर मिनट एलिमेंट के लिए। तो हम 40 से बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 40 से जब आप स्टार्ट करोगे तो ये ऑलमोस्ट इसके मिड में आ रहा है, ठीक है। मतलब 0.5 से स्टार्ट हुआ और इसका हाफ जो है वो 20 पर मिलेगा आपको। ठीक है। और ये आपके पास जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो बेसिकली इसमें
0.5 से स्टार्ट हुआ है और 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक एस्टिमेटेड हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास 2 डेज में बेसिकली कंप्लीट हो रहा है। अगर लेट सपोज इसे हम 2.75 भी करते हैं, ठीक है, तो 2.5 डेज तक ये नहीं जाएगा। ठीक है, 2 डेज में ये कवर हो जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिफरेंस जो हो रहा है वो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं आ रहा कि वो 2.5 तक जाए। ठीक है, तो 2.5 से लेस है, और हाँ 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, आप ये कह सकते हो, तो राउंड ऑफ 2 डेज ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसे सब्ट्रैक्ट भी करके देख लो तो 2.25 बन रहा है। ठीक है, तो राउंड ऑफ आप उसे 2 डेज पर ही लेकर आओगे। ठीक है, ऑप्शन ए। 37 अब स्पेस फिजिक्स। Which law about the orbit of the earth and the moon is correct? Approximate time for the earth to orbit the sun 365 days लेती है अर्थ, और मून जो है वो अर्थ के अराउंड 30 डेज लेता है। ठीक है, क्योंकि एक मंथ के बाद फिर दोबारा से मून की जो है वो स्टार्ट हो जाता है फेज, तो 365 डेज और 30 डेज। 38, विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट्स इज करेक्ट? अच्छा, ये कॉमेट्स वाला जो है वो सेकंड वेरिएंट में भी इन्होंने ऐड किया था। तो इलिप्टिकल तो होती हैं, सर्कुलर तो नहीं होती। ठीक है, और इसमें सन जो है वो सेंटर नहीं होता, सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, कल भी ये सेकंड वेरिएंट में क्वेश्चन उन्होंने रिपीटेड इसी तरह से दिया था, ऑप्शन बी। 39, विच लॉ डिस्क्राइब्स द पावर सोर्स फॉर अ स्टेबल स्टार? ठीक है, स्टेबल स्टार के लिए आपको पता है फ्यूजन रिएक्शन ही होता है, फिजन नहीं होता। और दूसरा फ्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन यूज करते हैं, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट जो है वो आपने क्वांटिटी बतानी है, ब्राइटनेस ऑफ अ सुपरनोवा इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी। सो विच क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ अ सुपरनोवा इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी? ठीक है, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि लाइट ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे हम डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। तो जो भी ब्राइटनेस अगर उसकी कम होती जाएगी तो डेफिनेटली वो दूर जाता जा रहा है, लाइट को टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में। सो द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपके पास हो गया थर्ड वेरिएंट भी।